साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी के जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन भी एकदम मस्त चल रहे होंगे। तो भैया आप जानते हैं शाम को 7 बजे हम आपके जनरल स्टडीज की क्लास के माध्यम से हम आपकी जनरल जीएस की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें जो है आज हम प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस का चौथा वीडियो है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप जो है क्लासेस होती हैं, डिस्क्रिप्टिव क्लासेस होती हैं जिसमें संविधान चल रहा है, उसके साथ साथ हम प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस में जो क्वेश्चन हमने शामिल किया है ये सब आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके आने वाले किसी भी प्रकार के जो गवर्नमेंट सर्विस हैं एग्जाम्स हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इन क्वेश्चन को जो शामिल किया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, ठीक है। तो आइए भैया शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। चन्हू दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया गया था जॉन मार्शल ने, J.H. मैके ने, ठीक है, R.E.M. व्हीलर ने और ऑरेन स्टाइन ने। और हाँ भैया ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको सब कुछ PDF मिल जाए, टेस्ट और जो है सारा वीडियो बहुत व्यवस्थित मिल जाए, तो ऐप है अपना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के डाउनलोड कर लो और इसको प्राप्त करो। और ये नंबर है, आप इस नंबर पर भी व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो भैया देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है उसका आंसर अगर आपको पता हो तो आप उसको तुरंत कमेंट में लिख दिया करें, ठीक है। अगर ना पता हो मेरे बताने के बाद लिखा करें, जिससे चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है J.H. मैके ने। किसने? J.H. मैके ने, अमेरिकन स्कूल ऑफ इंडिक एंड ईरानिक स्टडीज तथा बॉस्टन म्यूजिक ऑफ फाइन आर्ट्स के संयुक्त तत्वाधान से E.J.H. मैके ने सन 1935 में, कब? 1935 में से 35-36 के दौरान जो है चन्हू दड़ों का उत्खनन कराया था। चन्हू दड़ों की खोज की अगर हम बात करें तो कब हुआ था भैया? चन्हू दड़ों की खोज कब हुई थी? 1931 में हुई थी। कब? 1931 में हुई थी। और किसने किया था? NG मजूमदार साहब ने किया था, ठीक है। यह पूरा स्थल मोहनजोदड़ो से कितनी दूर? 80 मील दूर है, सिंधु नदी के बाएं किनारे पर अवस्थित है। यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से वक्राकार ये ईंटें, जी हाँ वक्राकार ईंटें के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से झूकर एवं झाकर संस्कृत के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। निम्न में से किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जन्मदाता कहा जाता है? बहुत फेमस है और हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखें जो है नियार्कस, हेरोडोटस और जो है एरिस्टोबुलस मेगास्थनीज। देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, UPPCS के एग्जाम में पूछा गया जे में, ठीक है। तो ये आप इसके लिए भी तैयार रखें, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो सही विकल्प है वो है भैया आपका बी आंसर, यानी हेरोडोटस। क्या है? हेरोडोटस है। अब हेरोडोटस यूनान का प्रथम इतिहासकार व भूगोलवेत्ता था, ठीक है, जिन्होंने हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया तथा वास्तविक इतिहास लेखन की नींव रखी। इन्हीं के द्वारा लिखी गई, इसलिए इन्हें इतिहास का क्या बोला जाता है? जन्मदाता कहा जाता है। इसलिए इनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध जो पुस्तक है जिसका नाम क्या है? हिस्टोरिका। क्या नाम है? हिस्टोरिका, ठीक है, हिस्टोरिका, जी हाँ। तो इन्होंने अपने इतिहास का विषय क्या लिखा था? जो है पोलोपोनेशियन युद्ध को इन्होंने अपना मुख्य जो है इतिहास का विषय बनाया हुआ था, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु रोट हिज मेमोरवाज। आप देखो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। तो भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका D। कौन? फिरोज तुगलक। यहाँ उसको भरोसा नहीं था, पता नहीं हो सकता है कि कोई और लिखे या ना लिखे, तो भाई साहब ने स्वयं से ही अपना जो है इतिहास उन्होंने संस्मरण अपना उन्होंने लिखा था, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो सल्तनत काल में दिल्ली के एकमात्र सुल्तान जिसका नाम क्या था? फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने अपने संस्मरण यानी आत्मकथा लिखा। संस्मरण का मतलब आत्मकथा, यानी जो है उसमें उन्होंने अपने बारे में बताने का प्रयास किया। जैसे जो क्या बोला जाता है, फुतुहाते फिरोज शाही के नाम से, फुतुहाते फिरोज शाही के नाम से उन्होंने लिखा था। मुगल काल में 2 बादशाहों खास करके बाबर एवं जहांगीर ने अपनी अपनी आत्मकथा लिखी थी। अब अगर हम बात करें तुजुक-ए-बाबरी और तुजुक-ए-जहांगीरी के नाम से, ठीक है। चलो आगे देखो भाई। किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत 1665 ईस्वी में हस्ताक्षर किया था? किसके साथ? विथ व्हिच मुगल मिलिट्री कमांडर डिड शिवाजी साइन द ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 AD में? तो ये कौन जय सिंह थे, जसवंत सिंह, शाइस्ता खान और अफजल खां। तो ये कौन था भाई? आपको बताना है। ये थे भैया जय सिंह, जी हाँ।
और जून 1665 में, कब, जून जो है 1665 में जो है ये मराठों की तरफ से शिवाजी और मुगलों की तरफ से मिर्जा राजा जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। इस संधि की कुछ शर्तें थी, में क्या था, शिवाजी 23 किले किसको देंगे, मुगलों को देंगे, और 12 किले अपने अधिकार में रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसब दिया गया, ठीक है। और शिवाजी ने बीजापुर के सुल्तान के विरुद्ध मुगल सम्राट को सहायता देने का वचन दिया, और राजा जय सिंह ने शिवाजी से मुगल दरबार में चलने का अनुरोध किया और उनकी सुरक्षा दायित्व स्वयं अपने ऊपर लिया था, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, यहाँ पर औरंगजेब ने किसको, सहीबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। औरंगजेब ने किसको सहीबात उज जमानी की उपाधि, शाइस्ता खान, ठीक है, अमीर खान, जहां आरा, रोशन आरा। देखो यहाँ पर सब कितना इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखें, इसीलिए इन सारे क्वेश्चन को शामिल किया गया, आप इसको तैयार करते रहें। औरंगजेब ने जहां आरा को, किसको, जहां आरा को, किसको, जहां आरा को, ध्यान देना भाई, जहां आरा को, जहां आरा को सहीबात उज जमानी की उपाधि दी थी। जहां आरा की अगर हम बात करें तो बेगम जो सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी, वह अपने पिता के उत्तराधिकारी और 6वें मुगल सम्राट औरंगजेब की बड़ी बहन थी। हालांकि उत्तराधिकार के युद्ध में इन्होंने, जहां आरा ने किसका, दारा शिकोह का साथ दिया था, लेकिन चूंकि ये बहुत सम्मानित महिला थी, ठीक है, लेकिन जब ये औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो इन्होंने इनके सम्मान में किसी भी प्रकार की कमी आने नहीं दिया, ठीक है। चलो तो अब आगे देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। ध्यान समझना, यहाँ पर 4 विकल्प है, आधार जो है, देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, इसको देख लीजिए भैया। आचार्य नरेंद्र देव, गोविंद बल्लभ पंत, चंद्र भानु गुप्ता, मोतीलाल नेहरू। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो गोविंद बल्लभ पंत साहब थे। अगर हम बात करें 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन क्या था, 8 डाउन, जी हाँ 8 डाउन जो गाड़ी थी ट्रेन पर डकैती डाल करके हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक संगठन के क्रांतिकारियों द्वारा खजाने को लूट लिया गया था, ठीक है। और सरकार ने षड्यंत्र में शामिल कितने 29 क्रांतिकारियों को क्या कहा, पकड़ लिया था, और पकड़ करके फांसी देने का प्लान बनाया था। चंद्रशेखर आज़ाद को पुलिस पकड़ने में असफल रहे, मतलब नहीं पकड़ पाए थे। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव के लिए गोविंद बल्लभ पंत इनकी जो है अध्यक्षता में कांग्रेस ने बचाव समिति का गठन किया, जिसके अन्य सदस्य की अगर हम बात करें तो चंद्रभानु गुप्ता साहब इसके अन्य सदस्य थे, ठीक है। उसके बाद मोहनलाल सक्सेना, अजीत प्रसाद जैन और कृपा शंकर हेजला इसमें जो है प्रमुख थे, ठीक है। तो काकोरी षड्यंत्र केस में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को मुकदमा चलाकर उनको फांसी की सजा दी गई थी, ठीक है। देखें यहाँ पर निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। नागपुर अधिवेशन में, गंगा अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। देख रहे हैं आप सारे के सारे क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है कितना। तो भाई देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो आपको बताना, वो है भैया नागपुर अधिवेशन। जी हाँ, कांग्रेस ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। कांग्रेस ने जो है 1927 के मद्रास अधिवेशन ने रियासतों में उत्तरदायी सरकार को जो है सरकार की मांग का प्रस्ताव भारी बहुमत से पास किया था, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के किस खंड के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत अनुच्छेद 16 के किस खंड के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण है, ठीक है। खंड 1, खंड 2, खंड 3, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। देखो यहाँ पर ये सब पीसीएस में जो है आपका और तमाम एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको इस तरीके के मतलब क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सही विकल्प है भैया यहाँ पर देखो खंड 4, जी हाँ खंड 4 यानी क्लास 4। क्लास 4 के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के नागरिकों के लिए आरक्षण के प्रावधान का बात किया गया है। चलो भाई आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के मध्य भारत के संविधान के अंतर्गत लोकसभा की 5 वर्ष की अवधि को एक बार बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के मध्य भारत के संविधान के अंतर्गत लोकसभा की 5 वर्ष की अवधि को एक बार बढ़ाया जा सकता है, केवल 6 माह के लिए, केवल 1 वर्ष के लिए, केवल 2 वर्ष के लिए, प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो आप अभी जो है कल ही की डेट में हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा हुआ था, ठीक है।
जब हम राष्ट्रपति जो अनुच्छेद द्वारा हम पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने इसको देखा हुआ है, ठीक है। तो केवल 1 वर्ष के लिए। जी हाँ, अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर कितनी बार पूछा गया, इसको भी ध्यान देते रहना मेरे भाई। अनुच्छेद 352 में निहित है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय की लिखित संसूचना प्राप्त होने पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में या उससे राज्य क्षेत्र में वित्तीय संकट उत्पन्न हो सकता है तो अनुच्छेद 360 के तहत क्या करता है, 360 के तहत क्या करता है, वित्तीय आपातकाल घोषित करता है, ठीक है। इसके तहत मतलब 352 में क्या है, 352 के तहत जो है क्या करता है वो मतलब आपातकाल घोषित करता है 352। और 356 में क्या करेगा, 356 में वो जो है 360 में ये वित्तीय है और 356 में राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगा, यानी 3 जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति को मिलती हैं, जिसको हमने आपको बताया भी है। 352 में क्या करेगा जो है वो भैया आपातकाल घोषित कर देगा। 356 में क्या करेगा जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा देगा। और 360 में अगर पैसा की स्थिति खराब लगती है तो क्या वित्तीय आपातकाल, और अभी तक वित्तीय आपातकाल हमारे देश में कभी भी नहीं लागू हुआ है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें इसके तहत लोकसभा की 5 वर्ष की अवधि को एक बार में इस आपातकाल की स्थिति में क्या होगा, एक बार के लिए मतलब 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है तथा संसद जो है राज्य विधानसभा का कार्यकाल भी प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी इन द लोकसभा। 15, 20, 25 उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो सही विकल्प है, तो सही विकल्प है मित्र यहाँ पर बी आंसर, यानी 20। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 20 से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है, 20 से अधिक नहीं हो सकता। वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है 550 है, कितना 550 है, और जिसमें 530 में से जो है अधिक जो है सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य कहाँ से हैं, मतलब 530 सदस्य कहाँ से, राज्यों से जो चुन करके आते हैं, और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से, ठीक है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्य की संख्या की अगर हम बात करें तो 543 है, कितना 543 है। इन सदस्यों में 524 सदस्य कहाँ से हैं, राज्यों से, 524 राज्यों से हैं और 19 सदस्य संघीय क्षेत्रों से हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 543 हो जाएंगे। चलो भाई आगे देखो अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कैसा है, कठोर, लचीला, ना तो कठोर ना ही लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। कंफ्यूज कर देगा भाई आंसर, तो ध्यान रखना यहाँ पर। तो सही विकल्प है ना ही कठोर ना ही लचीला। अगर हम बात करें भारतीय संविधान का तो यह ना ही कठोर है और ना ही क्या है, लचीला है भैया। संविधान निर्माताओं ने विश्व के प्रमुख देशों के संविधानों का गहन अध्ययन करके भारतीय संविधान को बनाया है। भारतीय संविधान ने उक्त दोनों के गुणों को समाहित किया है, जिसमें के फलस्वरूप क्या है, संविधान में संशोधन जो है साधारण बहुमत या विशेष बहुमत दोनों द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलो भाई, निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज बिल्ड ऑन द बेतवा रिवर। लव कुश बैराज, रिहंद बांध, शारदा बैराज, राजघाट, ठीक है। तो ये भैया आपका देखो यहाँ पर कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सही विकल्प क्या होगा भैया, सही विकल्प है राजघाट बांध। जी हाँ, राजघाट बांध कहाँ पर है, इसको भी आपको जानना चाहिए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, क्या है, संयुक्त परियोजना है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं संयुक्त परियोजना है, यह मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है। यह परियोजना बेतवा नदी पर बनाई गई, किस पर, बेतवा नदी पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं बेतवा नदी पर बनाया गया है। माता टीला बांध की अगर हम बात करें तो भैया ये कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश राज्य के ललितपुर जिले में है। एवं लक्ष्मीबाई बांध की अगर हम बात करें तो इसी नदी पर अवस्थित, ठीक है। चलो, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इससे कथन सही है। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है। अभ्रक जो है कोडरमा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। धारवाड़ चट्टानें पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध हैं। तो देखो भाई 1, 2, 1, 3, 2, 3 और 2, केवल 2। तो भाई आंसर करो, देखो पीसीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हर तरीके से इसके लिए हम तैयार हैं यहाँ पर। तो सही विकल्प मित्र बताना है, केवल 2 सही विकल्प है। अगर हम बात करें तो ये अभ्रक जो है कोडरमा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। गोंडवाना संस्तरों में देश के 98%, कितना 98% कोयले की प्राप्ति होती है, ठीक है। वही अभ्रक कोडरमा में हम बात करें तो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अभ्रक कहाँ पर, कोडरमा में, कहाँ पर, कोडरमा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है।
धारवाड़ चट्टानें पेट्रोलियम के लिए नहीं बल्कि किसके लिए हैं, खनिज बेल्ट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ओनली 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, कौन संस्थान और कानपुर, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अभी हम इसको कृषि की जो क्लासेस होंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखते रहे भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, कानपुर में। अब आपको पता है एक सही सुमेलित नहीं है, एक ढूंढना है जो सही सुमेलित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान झांसी, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र मेरठ। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको सही सुमेलित की अगर हम बात करें तो ये है आपका, बाकी ये सही है, ये भी सही, ये भी सही है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र जो है कहाँ पर है, क्योंकि मेरठ में बताया जा रहा है, एक मेरठ में नहीं है भैया, कहाँ पर है, गाजियाबाद में। कहाँ पर है, गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद में है। ठीक है, ध्यान रखना इतना। अब आगे बढ़ते हैं मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर, सीरिया, टर्की, जॉर्जिया और ये देखो भाई 2021 की यूपीपीसी का क्वेश्चन है, जॉर्जिया, बुल्गारिया। तो बताओ भाई, आंसर पता हो तो फटाक से आंसर करिए। कहाँ पर, सीरिया में। जी हाँ, काला सागर के तट पर सीरिया स्थित नहीं है। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है, ये ध्यान देना भाई, इससे गलती हो जाएगी। तो सीरिया स्थित नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें तो काला सागर के तट पर सीरिया स्थित नहीं, बाकी ये भी स्थित है, ये भी स्थित है, ये भी स्थित है। काला सागर के पश्चिमी में बुल्गारिया है। कौन है, बुल्गारिया। किसमें है, काला सागर के पश्चिम में बुल्गारिया, रोमानिया। उत्तर पूर्व में अगर हम बात करें तो रूस और यूक्रेन है। दक्षिण में अगर हम बात करें तो टर्की है, यानी तुर्की है। और काला सागर के पूर्व में जॉर्जिया तथा काकेशस की पर्वतमालाएं हैं। ठीक है, चलो। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है किससे, बताओ भाई। जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से, जल में घुली ओजोन की मात्रा से, जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा से, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। तो भैया सही विकल्प क्या है, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। मित्र, ये वीडियो आपके लिए मेहनत से बहुत बनाई जाती है, तो कृपया लाइक वाइक करते रहो। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो, हाइप कर दिया करो। ठीक है, क्योंकि ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, अगर हम बात करें यहाँ पर नदी के जल के प्रदूषण का मापन जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से किया जाता है। यदि जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है तो जल प्रदूषण कम होगा। ठीक है, इसके विपरीत जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो जल प्रदूषण अधिक है। ठीक है, जल प्रदूषण की मात्रा को BOD यानी जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के किसके द्वारा, BOD के मतलब माध्यम से मापा जाता है। BOD अर्थात जैविक ऑक्सीजन मांग, यानी ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, चलो भाई। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, फोटो सेल, पानी, सौर सेल, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देख लीजिए भैया। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र आपको बताना है, सही विकल्प है फोटो सेल। जी हाँ, फोटो सेल। फायर अलार्म में फोटो सेल का उपयोग किया जाता है। स्वचालित फायर अलार्म सिस्टम का निर्माण दहन से जुड़े पर्यावरणीय बादलों पर निगरानी रखकर आग की जो है आंशिक मौजूदगी का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो भाई। अगला क्वेश्चन, पीतल एक मिश्र धातु है। ठीक है, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ किसका, तांबा और एल्युमिनियम की, तांबा और मैग्नीशियम की, तांबा और जस्ते की, तांबा और टिन की। ठीक है भैया, तो ये भैया है आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ध्यान रखें। तो जो सही विकल्प है मित्र यहाँ पर तांबा और जस्ते के। सामान्यतः 2 या अधिक धातुओं को या एक या अधिक धातु एवं एक अधातु के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है, मिश्र धातु का। एक बार फिर से समझने का प्रयास करिएगा। 2 या अधिक, 2 या 2 से अधिक धातुओं या एक से अधिक धातु एवं उसके मतलब अधातु के समांगी मिश्रण को क्या बोला जाता है, मिश्र धातु कहा जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर पीतल मिश्र धातु में तांबा तथा जस्ते का मिश्रण होता है। किसका, तांबा एवं जस्ते का। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना। पीतल का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है, तार के लिए किया जाता है, मशीनों के पुर्जों के लिए किया जाता है, बर्तन के लिए किया जाता है। ठीक है, 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है, हाउ मेनी कैलोरीज आर ऑब्टेन्ड बाय द ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो 0, 15, 25 और 50। तो हम सब जानते हैं क्या मिलेगा भाई, कहाँ कैलोरी इसमें मिलेगी। सही विकल्प है 0। जी हाँ, ये क्वेश्चन देखो फंसाने के लिए पर्याप्त है। अब अगर हम बात करें तो जल पीने से मानव शरीर को 0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, चलो भैया आगे देखते हैं। इटाई रोग किसके दीर्घकालिक विषाक्तता से होता है, पारद, निकेल, कैडमियम और सीसा। ठीक है, तो बताओ भाई, ये सही विकल्प है कैडमियम। जी हाँ,
बता रहे तो तुरंत आप आंसर करते रहें भाई, ठीक है। इटाई रोग जो है, बीमारी जो है कैडमियम प्रदूषण से होती है। यह कैडमियम किसी प्रकार से शरीर के सुरक्षा स्तर से अधिक मतलब पहुंच जाए तो यह बीमारी हो जाते हैं। यह अस्थियों तथा जोड़ों की दर्दनाक जो बीमारी है, उसके अलावा इस तत्व की अधिकता से लीवर तथा फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम पारद की बात करें तो पारद भैया यानी मरकरी जिसके बोला जाता है की अधिकता से मिनीमाटा, ठीक है, मीनामाटा रोग होता है, मीनामाटा रोग होता है। पेयजल में जो है अगर नाइट्रोजन की अधिकता से क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। अगर हम बात करें ब्लैक फुट नामक बीमारी आर्सेनिक के लगातार संपर्क से होती है, ठीक है। चलो भाई, संचार उपग्रह सदैव अपनी चाल से ही भ्रमण करते हैं, स्थिर रहते हैं, भू स्थिर रहते हैं, अपना पथ एवं चाल बदलते रहते हैं, ठीक है। तो आपको बताना भैया संचार उपग्रह सदैव, ये देखो भैया JICLT ग्रेड 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, संचार उपग्रह सदैव क्या होता है, ये भैया भू स्थिर रहते हैं, ठीक है। ये संचार उपग्रह सदैव क्या होते हैं, भू स्थिर कक्षाओं में स्थापित किए जाते हैं। दूर संचार के उद्देश्य से संचार उपग्रह अंतरिक्ष में तैनात एक क्या है, एक नकली यानी कृत्रिम उपग्रह है। इसकी चाल पृथ्वी के परिभ्रमण चाल के बराबर अर्थात 24 घंटे में अपना एक चक्कर अपनी दूरी पर पूरा कर लेती है, ठीक है। संचार उपग्रह के इसी चाल और पृथ्वी की चाल एक समान होने के कारण यह सदैव पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर रहता है। इसी कारण इसे भू स्थिर उपग्रह भी कहा जाता है। चलो भाई आगे देखते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW के आविष्कारक कौन है, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और रॉबर्ट टेननबॉब और टिम बर्नर्स-ली। तो इसका देखो भाई सही विकल्प है टिम बर्नर्स-ली। कौन, टिम बर्नर्स-ली। WWW यानी WWW का जो है आविष्कार की बात करें तो कब हुआ था, 1989 में हुआ था। कब, 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने किया था। इसे वेब के नाम से जाना जाता है। यह सर्वर पर वेबसाइटों या वेब पेजों का संग्रह है। यह हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल तथा URL के माध्यम से कार्य करता है, ठीक है। चलो भाई, भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है कौन, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगमन, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या पूछ रहा है, भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन है। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है मित्र वो आपको बताना है। सही विकल्प है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। जी हाँ, वित्त निगम ये आपका क्या है, भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो कब हुआ था, 1948 में हुआ, ठीक है। 1948 में भारत सरकार द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य औद्योगिक उद्यमों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना। यह भारत का पहला विकास वित्तीय संस्थान था जिसका उद्देश्य देश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना था, ठीक है। यहाँ पर देखिए LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में LBS का क्या है, ठीक है। ऋण बैंकिंग योजना, अग्रणी बैंकिंग योजना, ऋण प्रणाली, अग्रणी विभक्ति प्रणाली, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आपको आंसर करते रहना है, ठीक है। सही विकल्प है अग्रणी बैंकिंग योजना। हाँ, वर्ष 1969 में, ठीक है, 1969 में अग्रणी बैंक योजना जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रारंभ की गई थी। यह योजना वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इसके लिए उस बैंक को अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी दी जाती है जिसका एक विशेष जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं का अपेक्षाकृत बृहद नेटवर्क हो और पर्याप्त वित्तीय एवं श्रम शक्ति संसाधन उपलब्ध हो, ठीक है। चलो भाई, बीमा कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को का 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का प्रस्ताव है, 51, 74, 100 और 76, ठीक है। तो भैया देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है आप यहाँ पर वो है 74%। संसद ने बीमा कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर के 74% कर दिया है, ठीक है। के लिए बीमा संशोधन विधेयक 2021 पारित किया है। चलो भाई आगे देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव, उर्वरक, सिंचाई व्यवस्था, कृषि एवं अधिक उपज वाले बीज। तो भाई सही विकल्प क्या है, सही विकल्प है अधिक उपज वाले बीज। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रमुख जो महत्वपूर्ण अवयव रहा अधिक उपज वाले बीजों का उपयोग है, ठीक है। अन्य अवयव की अगर हम बात करें तो रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, कीटनाशक दवाओं का उपयोग, कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना, ठीक है। भारत में हरित क्रांति की बात करें तो कब, 1966
1966-67 में हुई थी। कब? 1966-67 में हुई थी। और हरित क्रांति के प्रणेता की अगर हम बात करें तो एम एस स्वामीनाथन साहब थे। भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से 5 फसलों पर सीमित रहा, गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा और मक्का पर। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें हरित क्रांति के प्रभाव का, तो मुख्यतः जो है गेहूं और कुछ हद तक धान की खेती पर पड़ा। यह पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान आदि राज्यों तक सीमित रहा। ठीक है, 2018 में विश्व में नगरीकरण का स्तर कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? 48, जो है 51, 55 और 58। क्या पूछ रहा है? 2018 में विश्व में नगरीकरण का स्तर जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? तो ये भैया इनमें सही विकल्प है 55%। ठीक है, क्या रहा? 55% रहा। चलो भाई आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में, जो है ट्रोनिका सिटी नोएडा में, प्लास्टिक सिटी देहात कानपुर देहात में, और लेदर टेक्नोनॉमी पार्क कहाँ पर? उन्नाव में। तो इसमें आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है भैया वो है बी वाला आंसर, जिसको ट्रोनिका सिटी कहाँ बताया जा रहा है? नोएडा में बताया जा रहा है, जो कि क्या है? गाजियाबाद में है। ठीक है, ये गलत आंसर है। बाकी आपके ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। चलो भाई आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? बहुत फेमस, बहुत फेमस है। ठीक है, ये है भैया आपका नौचंदी का मेला। ठीक है, नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में प्रतिवर्ष नवरात्रि में लगता है और इस मेले में हिंदू मुस्लिम दोनों की सहभागिता होती है। यह मेला सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने और आपसी भाईचारे के निर्माण में विशेष भूमिका निभाता है। इस मेले की शुरुआत की बात करें तो 1672, बहुत पुराना मेला है। ठीक है, इससे मानी जाती है। और फूल डोल का मेला की अगर हम बात करें तो ये भैया कहाँ पर है? ये है राजस्थान में के भीलवाड़ा में। तथा बटेश्वर का मेला की बात करें तो आगरा में लगता है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। व्यामिका नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया? इसरो के द्वारा, सी डैक पुणे के द्वारा, और TIFR, ठीक है, DRDO किसके द्वारा किया गया है? तो व्यामिका की बात हो रही है तो इसरो के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? इसरो के द्वारा किया गया। ठीक है, व्यामिका नामक भारतीय रोबोट का विकास इसरो द्वारा जनवरी 2020 में, कब? 2020 में किया गया है, जनवरी 2020 में किया गया था। इस रोबोट का विकास इसरो ने मानव युक्त मिशन गगनयान के लिए किया था। यह एक अर्ध मानवीय रोबोट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट उन क्वेश्चन को देखा जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करते हैं इन वीडियो से, इन क्लासेस से आपको बहुत बेनिफिट हो रहा होगा। कोई सुझाव हो कमेंट करिएगा। PDF प्राप्त करना है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप उसको प्राप्त कर लीजिए। इसके अतिरिक्त जो है वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, हाइप शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।